गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अमृतेश सर केशव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे इतिहास क्लास 10 चैप्टर 2 साम्यवाद, समाजवाद और रूस। इसके लघुतरीय क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हो जाता है समाजवादी दर्शन क्या है। समाजवादी दर्शन क्या है? देखिए, समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व या समाज के स्वामित्व की चर्चा करता है। जब उस उत्पादन और उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या निजी सरकार का स्वामित्व न होकर सामूहिक स्वामित्व होता है, सामूहिक मालिकाना हक होता है, तो इसी को हम लोग समाजवाद कहते हैं। यानी समाजवाद एक तरीका से आर्थिक समानता का द्योतक है। आर्थिक समानता की जिसमें चर्चा की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? समाजवाद के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसका दूसरा जो पोजीशन है वो क्या दे रहा है? समाजवाद क्या है? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसने आधुनिक काल में समाज को एक नया आयाम दिया। समाजवाद उत्पादन में मुख्यतः निजी स्वामित्व की जगह सामूहिक स्वामित्व, धन के समान वितरण पर जोर देता है। यह एक शोषण उन्मुक्त समाज की स्थापना की कल्पना करता है। आगे है समाजवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? देखिए, आज तक किसी भी देश में राजतंत्र था, नहीं तो फिर प्रजातंत्र था। राजतंत्र था, नहीं तो फिर क्या था? प्रजातंत्र था। तो समाजवादी विचारधारा जो थी वो क्या दिखाई? समाजवादी विचारधारा ये दिखाई कि राजतंत्र या लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र में क्या होता था? राजा सारी संपत्ति का मालिकाना हक रखता था। तो लोकतंत्र में जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया गया शासन होता था। इसमें इन दोनों से हटकर एक ऐसी शासन व्यवस्था की कल्पना की गई जिसमें शासन व्यवस्था पर किसी समाज का, किसी विशेष वर्ग का स्वामित्व हो, तो ऐसे शासन व्यवस्था को समाजवादी शासन व्यवस्था के नाम से जाना गया। और समाजवादी व्यवस्था में समाजवादी जो थे वे कल्पना करते थे कि समाज के लोग आर्थिक समानता की बात करेंगे। जो धनी वर्ग है अपनी जागीर, अपनी जमीन गरीबों में बांट देंगे जिससे आर्थिक समानता आ जाए। लेकिन यह एक कोरा कल्पना था, इसलिए इसे आदर्शवाद समाजवाद या कल्पनादर्शी समाजवाद या स्वप्नदर्शी समाजवाद के नाम से जाना जाता है। यह कार्ल मार्क्स से पहले के लोग थे, यह सेठ साइमन, रॉबर्ट ओवेन। दूसरे शब्दों में कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद वो कार्ल मार्क्स नारा दिया, नहीं मिलता है तो छीन लो। यानी अधिकार के अतिक्रमण की बात कही जाने लगी, अधिकार छीनने की बात की जाने लगी। उसमें भी समाजवाद में भी आर्थिक समानता की बात की जाती थी, लेकिन वर्ग समन्वय के द्वारा, मतभेद के द्वारा नहीं, लेकिन इसमें वर्ग संघर्ष का जिक्र किया गया कि वर्ग संघर्ष के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने आर्थिक समानता को ले सकते हैं। अब आगे है रूसी क्रांति के किन्हीं, आगे ये समझ में आ गया। रूसी क्रांति के किन्हीं दो कारण। देखिए, रूसी क्रांति का पहला कारण था निरंकुश शासन। निरंकुश शासन, रूस का जो राजा था, जो जार था, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, जार निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय काफी अयोग्य, विलासिता का जीवन व्यतीत करने वाला और जनता के हितों को नजरअंदाज करने वाला था। वे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था। उसका मानना था हम राज करने के लिए आए, इसलिए जनता के हितों को नजरअंदाज करता था, अपने सुख सुविधा में लीन रहता था, जो क्रांति का मूल कारण बना। दूसरा हो गया खूनी रविवार। दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है? खूनी रविवार, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मजदूरों की स्थिति काफी दयनीय थी। मजदूर अपने दिन भर की दिनचर्या से जो कमाते थे उन दैनिक पारिश्रमिक खर्च के द्वारा अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ थे। ऐसे में वे अपने बीवी बाल बच्चों के साथ, सगे संबंधियों के साथ रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग, रूस की राजधानी
सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे और नारे लगा रहे थे, हे छोटे भगवान मुझे रोटी दो। लेकिन इन निहत्थे मजदूरों की टोलियों पर जार के सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके कारण कई लोग जख्मी हुए, घायल हुए, कई लोग मारे गए। यह दिन 9 जनवरी 1905 यह दिन 9 जनवरी 1905 था, इसलिए इसके खूनी रविवार या लाल रविवार रूस के इतिहास में जाना जाता, जिसकी निंदा चारों तरफ हुई और रूस की क्रांति में तब्दील हो गई। तीसरा अगर कारण हमसे पूछा जाए तो किसानों की दयनीय स्थिति थी। किसान का लागत खर्च अधिक पड़ता था, उत्पादन कम होता था, लगान बहुत अधिक था, जिससे किसान कर्ज दर कर्ज बोझ तले दबे जा रहे थे। किसानों की दयनीय स्थिति के कारण किसान 2 साल में 284 बार विद्रोह किए, 1858 से 1860 के बीच, लेकिन उसमें विफल रहे। इनकी विद्रोह को कुचल दिया गया। तब 1861 ईस्वी में इससे मुक्ति पाने के लिए जार एलेक्जेंडर ने क्या किया? जार एलेक्जेंडर ने एक नियम लाया जिसमें कृषि दासता को समाप्त की गई, इसलिए इसे जार एलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। जार मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, 3 हो गया, 2 ही पूछ रहा था कारण। आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे क्या दे रहा है इसे स्क्रीनशॉट ले लेके और आप आराम से लिखते चलिएगा। आगे इसके बाद है, रूस के सांसद को क्या कहा जाता था? देखिए, रूस के सांसद को ड्यूमा कहा जाता था, जबकि जर्मनी के सांसद को डायट कहा जाता है। याद रखिएगा, रूस के सांसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा, जबकि जर्मनी के सांसद को क्या कहा जाता है? डायट कहा जाता है। रूस के राजा को जार कहा जाता है और जर्मनी के राजा यानी राष्ट्रपति को काइजर के नाम से जाना जाता है। रूस में कृषि दासता की प्रथा किस वर्ष समाप्त हुई? बताएं कि 1858 से 1860 ईस्वी के बीच में 284 बार विद्रोह हुई। इस विद्रोह से ध्यान भटकाने के लिए जार एलेक्जेंडर द्वितीय, कौन? जार एलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता को कब समाप्त कर दी? 1861 ईस्वी में कृषि दासता को समाप्त कर दी। इस कारण से जार एलेक्जेंडर द्वितीय को जार मुक्तिदाता के नाम से या कृषि मुक्तिदाता के नाम से जाना जाता है। अब रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। किन्हीं 2 उदाहरण बताइए। देखिए, रूस की क्रांति ने एक नई व्यवस्था की नींव डाली, साम्यवादी शासन व्यवस्था की शुरुआत की। इसके उदाहरण देखिए, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक और सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में आई। इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। मजदूर वर्ग अपने हितों की रक्षा करने की बात करने लगे। मजदूरों के घंटे निश्चित किए जाने लगे, क्योंकि कार्ल मार्क्स का कथन था कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः इस आंदोलन ने मजदूरों की स्थिति को भी सुधारा। रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा पर एक स्तर जो 2 खेमों में विभक्त हो गया था, पूर्वी और यूरोप और पश्चिमी यूरोप, ये अलग हुआ और एक नई विचारधारा की शुरुआत हुई। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व और सोवियत संघ रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अहम की भावना टकराने लगी, हम बड़ा तो हम बड़ा। तो ये स्थिति आगे जो 4 दशकों तक पूरा विश्व 2 खेमों में बटा रहा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि रूस की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में 2 क्रांतियां हुई थी। एक फरवरी क्रांति,
जो केरेंस्की के नेतृत्व में हुई, लेकिन इसमें मूलचूल परिवर्तन हुआ। जार निकोलस द्वितीय केवल हटा, लेकिन उससे रूस का एकीकरण नहीं हो पाया, रूस की स्थिति नहीं सुधरी। तब नवंबर यानी अक्टूबर में जो क्रांति हुई, जो बोल्शेविक क्रांति कही गई, इस बोल्शेविक दल का नेता कौन था? लेनिन था। अतः यह लेनिन के नेतृत्व में यह रूसी क्रांति की शुरुआत हुई और उसमें केरेंस्की गद्दी छोड़ के चला गया, लेनिन वहां का शासक बन गया। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ने क्रांति को बल दिया। कैसे क्रांति को बल दिया? कैसे? देखिए 1914 ईस्वी में रूस जो है विश्व के पटल पर जो बहुत बड़ा युद्ध छिड़ा था उसमें शरीक हो गया। कुल इसमें 37 देश भाग लिए थे। रूस का इससे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसलिए शरीक हुआ, युद्ध में शामिल हो गया कि अगर हम युद्ध में शामिल होंगे तो जनता का भटकाव होगा और युद्ध के कारण हमें क्या करेगी? सहयोग करेगी, फिर हमारी जो मतभेद है वो समाप्त हो जाएगी। किंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि रूस के पास जो सैन्य बल था उनके पास अत्याधुनिक हथियारें नहीं थी और रूस की क्या होने लगी? पराजय होने लगी। रूस पटखनी खाने लगा और इस कारण से लोगों में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। लोग ये मानने लगे कि ऐसे राजा से क्या लाभ, न जो हमें सुख दे सके और न राष्ट्रीय सम्मान की रक्षा कर सके। अतः इसे हटाना बहुत जरूरी है। जो मार्ग को प्रशस्त किया, विश्व युद्ध ही पराजय रूस में क्रांति के मार्ग को काफी प्रशस्त कर देता है। रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है? देखिए रूस में कई जाति कई संप्रदाय के लोग अधिक मात्रा में रहते थे, लेकिन दिक्कत क्या था कि रूस के राजा एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा दे दिया। इससे वहां रहने वाले अल्पसंख्यक वर्ग अपने आप को असहज महसूस करने लगे और अल्पसंख्यकों की संख्या कई भागों में बटा हुआ था। अतः सारे लोग मिल करके सर्वहारा वर्ग का निर्माण किए, जो क्या हुआ? क्रांति का मूल कारण बना। आगे निहिलिज्म से आप यानी निहिलिस्ट से आप क्या समझते हैं? रूस पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? देखिए रूसी नागरिकों का एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि रूस में सुधार आंदोलन जार के द्वारा किए जाए। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कई बार सुधार संबंधी कार्यक्रम चलाया, जिसमें 1861 ईस्वी का जार मुक्तिदाता यानी कृषि दासता को समाप्त किया गया। लेकिन इससे सुधारवादी संतुष्ट नहीं होते थे, क्योंकि ये मूलचूल सुधार से देश की आर्थिक हितों की रक्षा नहीं हो रही थी, केवल क्षणिक सुख मिल रही थी, भविष्य इससे उज्जवल होने का प्रयास नहीं किया जाता था। इनसे कुछ निहिलिस्ट आंदोलन आरंभ किए। निहिलिस्ट के नाम से जाने जाते थे, स्थापित व्यवस्था को आतंक का सहारा लेकर समाप्त करना चाहते थे, यानी डरा धमका कर अपनी व्यवस्था को कायम करना चाहते थे और जारशाही का समाप्त करना चाहते थे। ऐसे आतंक की गतिविधि में शामिल लोगों को उस समय निहिलिस्ट की संज्ञा दी गई। निहिलिस्टों ने 1881 ईस्वी में बम विस्फोट करके जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या कर दी, जिसमें लेनिन के बड़े भाई को उसमें फांसी दिया गया और लेनिन इससे क्षुब्ध होकर क्रांतिकारी गतिविधि में हिस्सा लेने लगा। यानी यहीं से हीरो की शुरुआत हो जाती है। आगे है क्वेश्चन, बौद्धिक जागरण ने रूसी क्रांति को किस प्रकार प्रभावित किया? देखिए जब तक बौद्धिक जागरण नहीं होगा, आज देखिए जानवर आपके पास बंधे रहता है, आसानी से खाता पीता है, क्यों? क्योंकि उसके पास बौद्धिक जागरण नहीं है। यानी जब तक बौद्धिक जागरण नहीं होगा हम ये समझ नहीं पाएंगे कि कौन व्यवस्था मेरे लिए सही है और कौन गलत है। तो मतलब ये हुआ कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रूस में बौद्धिक जागरण हुआ, जिसने लोगों को निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा दी। अनेक विख्यात लेखक बुद्धिजीवी जैसे लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव, फ्योदोर दोस्तोयेवस्की, मैक्सिम गोर्की जिसने माँ उपन्यास लिखा था, की रचनाओं ने अन्याय, भ्रष्ट और अराजकता की स्थिति को पूरे रूस में के लोगों को ध्यान उसकी ओर आकृष्ट कराने में सक्षम रहा, जिसका परिणाम हुआ कि क्रांति की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब आगे नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कैसे समझौता थी? देखिए
1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति के बाद लेनिन सत्ता पर काबिज हो गया। 1921 ईस्वी में इसने एक एनईपी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसे नई आर्थिक नीति के नाम से जाना जाता है, निर्माण किया ताकि रूस का आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा नहीं थी, परंतु लेनिन ने तत्कालिक परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए किसानों को जमीन का स्वामित्व दिया, व्यवहारिक स्वामित्व दिया। व्यक्तिगत स्वामित्व में उद्योग चलाने का भी अधिकार नई आर्थिक नीति में दिया गया। स्पष्ट नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी, परंतु इससे सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ और यही कारण है कि रूस जो है एक आर्थिक महाशक्ति, एक सामरिक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया। अब इसके बाद स्टालिन का परिचय देखिए। स्टालिन कौन था? रूस के इतिहास में इसे क्यों ज्यादा तवज्जो दी जाती है? देखिए, रूस के इतिहास में इसे क्यों तवज्जो दी जाती है, तो देखिए सबसे पहला चीज है कि 1921 ईस्वी में लेनिन ने जब नई आर्थिक नीति की शुरुआत की, तो शुरुआत करने के बाद 1924 ईस्वी में इसका देहांत हो जाता है। और 1924 ईस्वी में जब देहांत होता है तो लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बनता है? स्टालिन। स्टालिन का अर्थ होता है स्टील का आदमी, अर्थात लौह पुरुष। रूस के इतिहास में स्टालिन को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यह रूस की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए, जिसमें पंचवर्षीय योजना काफी महत्वपूर्ण है, जिसका अनुसरण भारत में भी किया जाता है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत स्टालिन के द्वारा ही की गई थी। इसके अतिरिक्त यह कृषि शिक्षा में सुधार किया, श्रमिकों की स्थिति बेहतर बनाने का प्रयास किया, साथ ही उसने ऐसी नीति बनाई जिससे सर्वाधिकारी शासन की स्थापना हो पाई और इस प्रकार उसका एकीकरण संभव हो पाया। हालांकि बेचारे 1853 ईस्वी में इनकी भी मृत्यु हो जाती है, तो इनका शासनकाल 1924 से 1853 ईस्वी तक चलती है। 1917 इसकी बेल्शेविक क्रांति सर्वहारा क्रांति थी। कैसे स्पष्ट करें? देखिए, 1917 ईस्वी की फरवरी क्रांति ने जार निकोलस द्वितीय को शासन से पदच्युत कर दिया। जार निकोलस द्वितीय सत्ता छोड़कर इंग्लैंड भाग गया, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था रूस में वो हुआ नहीं। युद्ध से रूस वापस हुआ नहीं, धन जन की अपार क्षति हो रही थी। इसी क्रम में रूस में अप्रैल में लेनिन की वापसी होती है। लेनिन आते ही अप्रैल थीसिस बनाता है, जिसके द्वारा यह योजना तैयार की जाती है कि कैसे केरेंस्की को यहाँ से पदच्युत किया जाए। नवंबर में क्रांति होती है जिसमें केरेंस्की पदच्युत हो जाता है। चूंकि इसमें सर्वहारा वर्ग सबसे अधिक मात्रा में सक्रिय था, इसलिए इस क्रांति को सर्वहारा क्रांति की संज्ञा देना भी अनुचित नहीं है। अब आगे देखिए, सर्वहारा वर्ग किसे कहा जाता है? जिस प्रकार फ्रांस में बुजुर्गा वर्ग हम पढ़े थे, फ्रांस में कौन वर्ग पढ़े थे? बुजुर्गा वर्ग पढ़े थे। उसी प्रकार रूस के इतिहास में सर्वहारा वर्ग की चर्चा की जाती है। सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग था जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल होते थे। मार्क्स के अनुसार, यानी कार्ल मार्क्स के अनुसार, सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था जो सुविधा विहीन थे, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। यह पूंजीवादियों द्वारा शोषित वर्ग था और इसने सर्वहारा वर्ग ने लेनिन के नेतृत्व में पूंजीपतियों को उलट के रख दिया। अब अगला है शीत युद्ध से आप क्या भी समझते हैं? यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों में उभर कर आई। एक अमेरिका जो पूंजीपति था और दूसरा साम्यवादी विचारधारा का रूस, और दोनों में अहम की भावना टकराने लगी। यानी दोनों शक्तिशाली एक दूसरे को ऊंचा दिखाने में दूसरे देश का हित करते थे। यानी ऐसा युद्ध जो अस्त्र शस्त्रों से नहीं लड़ा जाता बल्कि कटु वचनों और व्यंगों से लड़ा जाता है, तो ऐसे युद्ध को हम क्या कहते हैं? शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो शीत युद्ध का प्रचलन कब हुआ था? शीत युद्ध का प्रचलन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ था।
जिसमें एक गुट था अमेरिका पूंजीपति गुट और दूसरा साम्यवादी विचारधारा। इसे खत्म करने का श्रेय भारत को जाता है, क्योंकि भारत के तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब विश्व दो खेमों में बंट रहा था उस समय उसका विरोध किए और गुट निरपेक्षता की नीति को प्रतिपादित किया। इससे विश्व के लोगों के पास एक तीसरा विकल्प, तीसरा खेमा हुआ। 1861 में इसमें 164 देश आकर शामिल हो गए और इस प्रकार विश्व जो दो खेमों में बंट रहा था और तृतीय विश्व युद्ध की जो बू आने लगी थी, गंध आने लगी थी, वह गंध सदा के लिए समाप्त हो गई और आज हम लोग सुरक्षित हैं, सीमित हैं। रासपुतिन कौन था? देखिए, रासपुतिन एक भ्रष्ट पादरी यानी पोप था। पादरी क्या होता है? ईसाई मशीनरीज का जो मठ होता है उसका जो हेड होता है उसको पोप या पादरी या मठाधीश कहते हैं। रासपुतिन जार निकोलस द्वितीय का गुरु यानी पादरी था, जो एक भ्रष्ट, बदनाम और रहस्यमयी पादरी था। इसका जारीना पर व्यापक प्रभाव था और यह जारीना के माध्यम से जो चाहता था वो करा लेता था, जो कुलीन वर्गों के हित में रहता था। इससे जनता में काफी आक्रोश की भावना थी। अब हम लोग पढ़ेंगे खूनी रविवार क्या। अभी बताएं कि जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में मजदूरों की इतनी कमाई होती थी जिससे वे अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करने में भी असमर्थ थे। ऐसे में वे बीबी बाल बच्चों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ रूस की राजधानी सेंट पीटर्सबर्ग की ओर जा रहे थे और नारे लगा रहे थे, हे छोटे भगवान मुझे रोटी दो। लेकिन रूस के सैनिकों ने इन निहत्थे मजदूर वर्गों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे हजारों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। चूंकि यह 9 जनवरी 1905 रविवार था, इसलिए इसे रूस के इतिहास में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद होता है रॉबर्ट ओवेन का संक्षिप्त परिचय दे। देखिए, इंग्लैंड में समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवेन, हालांकि रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड के थे। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप श्रमिकों का शोषण प्रारंभ हुआ। शोषण को रोकने के लिए ओवेन ने एक आदर्श समाज की स्थापना करने का प्रयास किया। उसने स्कॉटलैंड न्यूयॉर्क नामक स्थान पर, स्कॉटलैंड या कुछ लिखा होगा, एक आदर्श कारखाना जिसमें मजदूरों के आवास की व्यवस्था, इसमें श्रमिकों को अच्छा भोजन, आवास, उचित मजदूरी देने की व्यवस्था की गई थी। तो रॉबर्ट ओवेन जो थे समाजवादी विचारधारा के जनक थे। अब देखिए, कार्ल मार्क्स के विषय में आप क्या जानते हैं? कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में, कब? 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। बचपन से यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स के पिता जो थे हेनरिक मार्क्स पेशे से वकील थे। क्रांतिकारी गतिविधि विचारधारा का व्यापक प्रभाव इन पर बचपन से ही था। इसी कारण से जर्मनी से निर्वासित हो गए, इन्हें भगा दिया गया और अपना शेष निर्वासित जीवन वे इंग्लैंड में व्यतीत किए। लेकिन यह मजदूरों के लिए काफ़ी अहम योगदान निभाया, अहम कार्य किए। उन्होंने कहा विश्व के मजदूर एक हो जाओ, क्योंकि मजदूरों के पास खोने के लिए बेड़ियों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अतः बेड़ियों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। इस प्रकार इन्होंने क्या किया? 1848 ईस्वी में नेशन एंगल्स के साथ मिलकर एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की घोषणा बनाया, जिसे साम्यवादी घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1867 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिसे दास कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो दास कैपिटल का गठन किसने किया, किसने बनाया, किसने लिखा? कार्ल मार्क्स ने लिखा, जिसे समाजवादियों का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। बाइबिल जो है ईसाई धर्म ग्रंथ है। रूस में प्रतिक्रांति क्यों हुई? देखिए, 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई, क्रांति के बाद लेनिन सरकार में आया। लेनिन ने सर्वहारा वर्ग को ज्यादा तवज्जो दिया। सर्वहारा वर्ग की सरकार बन गई। सारे संपत्ति सीज कर दी गई जो कुलीन वर्गों के पास था, धनी वर्गों के पास था।
जिससे धनी वर्ग काफी आहत हुए, काफी क्षुब्ध हुए और इस व्यवस्था के खिलाफ, यानी इस क्रांति के बाद इस क्रांति के खिलाफ जो आवाज उठी उसे प्रतिक्रांति की संज्ञा दी जाती है। बोल्शेविक सरकार ने इसकी सामना करने के लिए, यानी लेनिन ने इसकी सामना करने के लिए एक पुलिस दस्ता तैयार किया, जिस पुलिस दस्ता को चेका के नाम से जाना जाता है। ये पुलिस दस्ता दमनात्मक नीति का अनुसरण करते हुए जो भी इसकी सरकार के खिलाफ आवाजें उठाते थे उन्हें पूरा पनिशमेंट कर दिया जाता था, जिस दमनात्मक नीति के कारण इस चेका को पित्त आतंक के नाम से भी संबोधित किया गया। इस प्रकार षड्यंत्रकारियों की कमर टूट गई और रूस में साम्यवादी शासन व्यवस्था की एकदम नींव मजबूत हो गई। अब आगे है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रूस में किस राजवंश का शासन था? देखिए 1917 ईस्वी की क्रांति के समय रोमनोव वंश का शासन था, जिसका राजा जार निकोलस द्वितीय था, जो काफी अयोग्य शिक्षित था। इस शासन का स्वरूप कैसा था? राजतंत्रात्मक था। सारी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित होती थी। राजा अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि समझता था और जनता के हितों को नजरअंदाज करता था। मेंशेविक और बोल्शेविक के विषय में आप क्या समझते हैं? देखिए 1883 ईस्वी में रूसी सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई। यह पार्टी विचारधारा में मतभेद के कारण 1903 ईस्वी में दो पार्ट में बट गई। एक जिसके पास बहुत ज्यादा संख्या थी, जो वर्ग संघर्ष पर विश्वास करता था, लेनिन का गुट, उसे बोल्शेविक दल के नाम से जाना गया, और जिसमें जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व से बदलाव चाहते थे उन्हें मेंशेविक कहा गया। इसका नेतृत्व केरेंस्की कर रहा था और इसका नेतृत्व लेनिन कर रहा था। लेनिन के सहयोगी को ट्राटस्की कहा जाता है, जिसने लाल सेना का गठन किया था। लाल कुर्ती नहीं बल्कि लाल सेना का गठन किया था। ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी? देखिए क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। लागत खर्च अधिक, उत्पादन कम होता था और लगान काफी उच्च होने के कारण किसान दिन प्रतिदिन कृषि दासत्व में बंधे जा रहे थे। तभी ये 1858 से 1860 ईस्वी के बीच में लगातार विद्रोह किए। ये विद्रोह लगभग 284 बार हुआ, जिससे कृषि दासता समाप्त की गई। अगर अच्छा होता तो कृषि दासता की समाप्त करने की व्यवस्था नहीं पड़ती। अब आगे देखिए, स्वप्नदर्शी या यूटोपियन समाजवादी के विषय में आप क्या समझते हैं? समाजवादी विचारधारा एक नई विचारधारा विश्व के पटल पर था, विश्व के मंच पर था। इसमें आर्थिक समानता की बात कही गई, लेकिन ऐसा समाजवादी जो इस विचारधारा को लागू करने के लिए, आर्थिक समानता को लागू करने के लिए वर्ग समन्वय पर विचार करते थे। उनका मानना था कि कुलीन वर्ग स्वेच्छा से अपने जमीन का कुछ हिस्सा गरीबों में बांट देंगे ताकि उन्हें भी काम करने का अवसर प्राप्त हो। तो ऐसे वर्ग को यूटोपियन या स्वप्नदर्शी समाजवादी कहा गया। ये कार्ल मार्क्स के जन्म के पहले वाले समाजवादी थे, और जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ उसके बाद के जितने भी समाजवादी आए वे भी आर्थिक समानता की बात करते थे, लेकिन इसके लिए वर्ग समन्वय पर बल नहीं देते थे, बल्कि वर्ग संघर्ष पर बल देते हैं कि नहीं मिलता है तो छीन लो। तो इस अवस्था को हम लोग यथार्थवादी समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं। 1881 ईस्वी में अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किसने थी? देखिए 1881 ईस्वी में जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या निहिलिस्टों के द्वारा बम विस्फोट करने में हो गई, जिसमें करार दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, जिससे क्षुब्ध होकर लेनिन क्रांतिकारी गतिविधि में खुलकर हिस्सा लेने लगा। अब आगे,
केमिंटन की स्थापना क्यों की गई, इसका क्या महत्व था? देखिए, लेनिन केमिंटन का निर्माण लेनिन का प्रमुख कार्यों में से एक था। लेनिन एक महत्वपूर्ण कार्य किया था 1919 में मॉस्को में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना करना, मार्क्सवाद के प्रचार करने और विश्व के सभी मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से विभिन्न देशों के साम्यवादी दलों के प्रतिनिधि मॉस्को में एकत्रित होते हैं। वहीं पर सभी देशों के साम्यवादी पार्टियां का एक संघ बनाया जो जिसे कॉमिंटन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य विश्व में क्रांति का प्रचार करना और साम्यवादियों का सहायता करना था। कॉमिंटन का नेतृत्व रूस के साम्यवादी दल के पास रहा। लेनिन के इस कार्य से पूंजीवादी देशों में बेचैनी फैल गई। रूस में मधुर संबंध बनाने को वे बाध्य हो गए। इंग्लैंड ने 1921 में रूस से व्यापारिक संधि कर ली। 1924 तक इटली, जर्मनी, इंग्लैंड रूस की बोल्शेविक सरकार की मान्यताएं प्रदान करनी पड़ी और अंतोगतवा का हुआ। अंतोगतवा 1924 ईस्वी में लेनिन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब आगे देखिए, इसके साथ ही ये चैप्टर समाप्त हुआ। धन्यवाद फॉर वाचिंग माय वीडियो। आगे इसके बाद भी और क्वेश्चन कराई जाएगी अगला चैप्टर की। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकिए। लघु उत्तरीय क्वेश्चन के बाद हम लोग इस चैप्टर के दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चनों को देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ जाता है, रूसी क्रांति के प्रभावों की विवेचना करें। देखिए, रूसी क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा? रूसी क्रांति का प्रभाव क्या था? रूसी क्रांति का प्रभाव बता रहे थे कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के 128 वर्षों के बाद 1917 ईस्वी में जो क्रांति हुई उसे रूसी क्रांति की संज्ञा दी गई। 1917 ईस्वी की बोल्शेविक क्रांति ने दूरगामी और व्यापक प्रभाव दिए। इसका प्रभाव न सिर्फ रूस बल्कि विश्व के अन्य देशों पर भी पड़ा। इस क्रांति के रूस पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला, स्वेच्छाचारी जारशाही शासन का अंत। 1917 ईस्वी से पहले रूस में रोमनोव वंश का शासन था। जार निकोलस द्वितीय अयोग्य और अत्याचारी था। उस शासन का क्या होता है? अंत होता है और सर्वहारा वर्ग की शुरुआत के हाथों में क्या चली जाती है? सत्ता आ जाती है। दूसरा, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना। ये जो वर्ग था शोषित वंचित वर्ग था और इसी के हाथों में सारा नेतृत्व चली जाती है। भूमि पर किसानों का आधिपत्य हो जाता है, व्यवहारिक अधिकार हो जाता है और सारा समूह का संपत्ति हो जाता है और इस प्रकार राजा की क्रियाकलाप सब समाप्त हो जाती है। नई प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। देखिए, रूसी क्रांति से पहले लोग राजतंत्र और लोकतंत्र से परिचित थे। यहाँ पर एक नई विचारधारा की शुरुआत हुई जिसे साम्यवादी विचारधारा के नाम से जाना गया। नई सामाजिक आर्थिक व्यवस्था। क्रांति के बाद रूस में नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। असमानता का अंत किया गया और आर्थिक समानता की चर्चा हुई। वर्ग विहीन समाज का निर्माण कर रूसी समाज की परंपरागत स्वरूप को ही बदल दिया गया। परंपरागत स्वरूप को ही क्या किया गया? बदल दिया गया। अब क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? क्रांति का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, रूसी क्रांति का विश्व पर व्यापक प्रभाव पड़ा। क्या क्या प्रभाव पड़ा? रूसी क्रांति का विश्व के दूसरे देशों पर प्रभाव पड़ा है। प्रभाव निम्नलिखित है। पहला, पूंजीवादी राष्ट्रों में आर्थिक सुधार का प्रयास। चूंकि राष्ट्रवादी साम्यवाद में आर्थिक समानता की जब बात की जाने लगी तो लोग उसे अच्छा मानने लगे, क्योंकि गरीब मजदूर शोषित वंचितों का जो शोषण हो रहा था उन्हें अब अधिकार मिलने लगा। तब पूंजीवादी देश में भी इसके विरुद्ध आवाज़ उठने लगी और ऐसे सुधार देखने को मिलने लगा। साम्यवादी सरकारों की स्थापना होने लगी। अन्य देश जैसे चीन में, वियतनाम आदि देशों में साम्यवादी विचारधारा की शुरुआत होने लगी, सरकार बनने लगी। साम्राज्यवाद के पतन की प्रक्रिया तीव्र हो गई। 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद
हर देश में, जैसे भारत में भी जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था, तो 1917 ईस्वी की क्रांति से डरने के कारण यह आया था। चारों तरफ विद्रोह ही विद्रोह व्याप्त हो गया और साम्राज्यवाद का पतन हुआ। नया शक्ति संतुलन, एक तरफ पूंजीवादी विचारधारा खड़ा था तो दूसरा साम्यवादी विचारधारा खड़ा हो गया, दोनों के बीच शक्ति संतुलन हो गया। शीत युद्ध चला, फिर उसके बाद वो भी खत्म हो गया और आज शांति अमन सब कुछ है। आगे है कार्ल मार्क्स की जीवनी और सिद्धांतों का वर्णन करें। देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृत्ति का था। इसके पिता हेनरी मार्क्स पेशे से वकील थे। वह क्रांतिकारी गतिविधियों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता था, इसलिए उसे अपने देश से निर्वासित कर दिया गया, अर्थात अपना शेष जीवन जर्मनी से हटकर इंग्लैंड में व्यतीत किया। उसने 1848 ईस्वी में नेशन एंगल से मिल करके एक घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे साम्यवादियों का घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। 1867 ईस्वी में उसने दास कैपिटल की रचना की और दास कैपिटल की रचना किया, जिसे साम्यवादियों का बाइबिल के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त वो मजदूरों को एकीकृत करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। उसने कहा कि नहीं मिलता है तो अपने अधिकार छीन लो। उसने कहा अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं, कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, यानी मजदूरों को अधिकार किसी चीज़ का नहीं था, कर्तव्य था सेवा करना, तो उसके विरुद्ध आवाज़ उठाया। उसने कहा दुनिया का मजदूर एक हो, क्योंकि आपके पास खोने के लिए बेड़ियों की यानी जंजीरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत क्या क्या थे? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की, मूल्य और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत लाया, राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना का जिक्र दिया। अब उसके बाद साम्यवाद का जनक कौन था? समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? देखिए, साम्यवाद का जनक फ्रेडरिक एंगल्स और कार्ल मार्क्स थे, जबकि समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। अब समझते चलेंगे समाजवाद और साम्यवाद क्या है। देखिए, समाजवाद क्या होता है? यानी जब एक ऐसी विचारधारा की शुरुआत होती है जो वर्ग में आर्थिक समानता की चर्चा करता है, यानी समाज दो वर्गों में जो बटा था, धनी वर्ग और गरीब वर्ग, उसे पाट कर आर्थिक समानता की जो चर्चा करता है, इसके लिए वर्ग समन्वय की चर्चा करता है। वह स्वप्न देखता है कि धनी वर्ग मिल करके गरीबों को कुछ दे दें ताकि गरीब और धनी का जो धन है वो समान हो जाए। तो ऐसे विचारधारा को समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी या यूटोपियन के नाम से जाना गया। जबकि वैसे समाजवादी जो कार्ल मार्क्स के बाद आए, वे भी आर्थिक समानता की बात कर रहे थे, लेकिन उसके लिए वह वर्ग संघर्ष पर ध्यान दे रहे थे, वर्ग समन्वय पर नहीं। तो इसे ऐसे यथार्थवादी समाजवादी को साम्यवादी के नाम से जाना गया। तो दोनों के अंतर को आप समझ गए। एक क्या हुआ, ये भी आर्थिक समानता, ये भी आर्थिक समानता, ये वर्ग समन्वय, ये वर्ग संघर्ष। ये कार्ल मार्क्स के पहले वाले थे, कार्ल मार्क्स के बाद वाले हैं। अब इसके बाद हो जाता है आपका क्वेश्चन, समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित करें। समाजवाद के उदय और विकास को रेखांकित। देखिए, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा थी जिसमें आर्थिक समानता की चर्चा हुई, लेकिन इसमें आर्थिक समानता के लिए वर्ग समन्वय की बात कही गई, ताकि समाज के वे वर्ग जो कुलीन थे, धनी थे, वे गरीबों को कुछ दान दे करके, कुछ धन दे करके उसे आर्थिक समानता अपने पक्ष में लाएं और उन्हें भी कार्य करने का अवसर दें। ऐसे समाजवादी को हम लोग क्या कहें? स्वप्नदर्शी या यूटोपियन के नाम से जाने, जिसमें रॉबर्ट ओवेन थे, सेंट साइमन थे। उसके बाद कार्ल मार्क्स के जन्म के बाद जो आए, उनमें साम्यवादी विचारधारा के वे भी थे, लेकिन उनमें क्या था? उनमें विचारधारा में मतभेद था। वे वर्ग समन्वय की बात नहीं बल्कि वर्ग संघर्ष की बात करते थे। ये दो भागों में विभक्त थे, आरंभिक समाजवादी अर्थात कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी। आरंभिक समाजवादी को स्वप्नदर्शी, आदर्शवादी समाजवादी या यूटोपियन कहा गया, जो वर्ग समन्वय में विश्वास किए। और कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवादी को क्या कहें?
यथार्थवादी या साम्यवादी की संज्ञा दी गई। अब वही यूटोपियन समाजवादी या स्वप्नदर्शी समाजवादी की विचार क्या था, तो विचार वही था कि आर्थिक समानता कर दी जाए और इसके बाद क्या हो जाए, वर्ग समन्वय के द्वारा आर्थिक समानता की चर्चा हो। अब आगे है लेनिन की आर्थिक नीति क्या थी। देखिए 1917 ईस्वी में रूस में सत्ता में जब लेनिन आए तो लेनिन आते आते रूस को युद्ध से बाहर किए, विश्व युद्ध से बाहर कर दिए। इसके लिए उन्हें काफ़ी अपमानजनक संधि भी करना पड़ा। इसके बाद भी वो वापस आए क्योंकि उन्होंने नारा दिया शांति और रोटी, किसानों के लिए रोटी और सैनिकों के लिए शांति, क्योंकि शांति में तरक्की होती है। उसने 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की जिसे नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। इसके तहत निम्न बातें थी, किसानों से अनाज लेने के जो जबरन वसूली थी उसको बंद कर दिया गया, किसान अनाज के बदले अब कुछ भी दे सकते थे। आगे यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन का मालिकाना हक किसानों को दी गई। 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार दिया गया। उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया, यानी तोड़ दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगा करके और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सके। व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन बीमा की राजकीय एजेंसियां अब शुरू की गई। विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए ताकि जमा करने की प्रवृत्ति लोगों में आ जाए। ट्रेड यूनियन अनिवार्य कर दिया कि सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेनिन की नई आर्थिक नीति द्वारा उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया, जिससे रूस की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हुई। अब आगे हैं रूस के इतिहास में स्टालिन के कार्यों का उल्लेख करें। रूस के इतिहास में स्टालिन, रूस 1924 ईस्वी में जब लेनिन की मृत्यु होती है तो उसका उत्तराधिकारी के रूप में स्टालिन आता है, जिसे स्टील का आदमी या स्टील लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। स्टालिन का अर्थ ही होता है स्टील पुरुष, स्टील का पुरुष, लौह पुरुष। इसने रूस के एकीकरण के लिए, रूस की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई प्रकार के कार्यक्रम चलाए, कई आर्थिक नीतियों का अनुसरण किया। इसके तहत एक पंचवर्षीय योजना आती है जिसमें 5-5 वर्ष के लिए कार्यक्रम बनाए जाते थे, किधर से आय होगी, किधर व्यय होगी, किस क्षेत्र का विकास करना है। इसी का अनुसरण भारत में किया गया, जिसके तहत योजना आयोग की स्थापना की गई है। 1853 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसी के साथ इसका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी समाप्त होता है। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माय वीडियो।